यहाँ बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। जैसा कि हमारा विषय था जनजातीय समुदायों द्वारा साहित्य के माध्यम से जलवायु अनुकूल पहल। आवाज नहीं आ रही। राष्ट्रीय मानव जनजाति संग्रहालय के प्रथम सत्र के चारों वक्ताओं ने अपने बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य से हमें बहुत लाभान्वित किया है। हमारे प्रथम वक्ता सुरेश मकवाना जी ने अपने भील समुदाय के साथ, अपनी भाषा के साथ और अपने साहित्य के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल पहल जो आदिवासी कर रहे हैं, उस पहल को बहुत बेहतरीन तरीके से हमें रूबरू करवाया है। और सिर्फ एक व्यक्ति या एक लेखक का ही वो परिचय नहीं था, वो संपूर्ण भील समाज का परिचय था कि भील समाज प्रकृति को संरक्षित करने के लिए या उनके अनुकूल संबंधों को बनाने के लिए अपने साहित्य में किस प्रकार से अपनी कलम चला रहा है। और ये आदिवासी तो वो मतलब समुदाय है, समाज है, कबीला है जो सदियों से ही पर्यावरण के अनुकूल खड़ा रहा है, लेकिन तो अब चलाने लगा है। हमारे दूसरे वक्ता जो गुरिया किन मुंडा जी हैं, उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से हमें इतना सम्मोहित किया कि हम वापस से पृथ्वी की जो धरती की जो शुरुआत हुई थी या मानव की जो शुरुआत हुई थी वहाँ पहुँचा दिया। और ये बिल्कुल जीवंत और सच्ची कहानी है जिससे हम मुकर नहीं सकते। हम कितनी कथाएं कल्पनाएं जोड़ दें, लेकिन इस कहानी का जो वैज्ञानिक और जो प्राकृतिक सत्य है वो हम सबको स्वीकार करना होगा। और प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध हमें अपनाने होंगे। प्रकृति का दोहन उतना ही करना होगा जितना हम अपने जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं, क्योंकि प्रकृति है तो जीवन है और जीवन है तो प्रकृति है। अगर हम इसका अनावश्यक विदोहन करेंगे तो कहानी के माध्यम से हमें चेतावनी भी दी गई है, सबक भी दिया गया है कि फिर हमारा क्या हश्र होने वाला है। और ये हश्र हम महानगरों में देख रहे हैं। पीने को पानी नहीं है, प्राणवायु नहीं है, रहने को जगह नहीं है, आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं है, आप लौट रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कहाँ? आदिवासी प्रदेशों की तरफ। तो आने वाले जीवन को बचाने के लिए और आदिवासी समाज के साथ पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए आपको अनुकूल पहल में सहयोगी बनना होगा, क्योंकि अब तक सदियों से अब तक आदिवासी समाज ही संघर्ष करता रहा है, बलिदान देता रहा है पर्यावरण के संरक्षण के साथ। अब सरकारें लोकतांत्रिक हो गई है तो हम कलम के माध्यम से इस आवाज़ को उठा रहे हैं अपने अपने स्तर पर। हम सबको जीवन जीना हो तो प्रकृति को बचाना होगा। प्रकृति को बचाने के लिए सबसे पहले आदिवासियों को बचाना होगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा संकट संसार में आदिवासियों को ही है। जल जंगल जमीन पहाड़ खदानें जहाँ है वहीं आदिवासी है, या मैं कहूँगी जहाँ आदिवासी है वहीं प्रकृति बची हुई है। अगर आपको बचना होगा तो आदिवासियों को बचाना होगा। ये साहित्य हमें यही संदेश दे रहा है। हमारे जो तीसरे वक्ता रहे हैं श्री एन सकमचा सिंह जी, इन्होंने जैसे ही मणिपुर का नाम लिया हमारी रूह कांप उठी, हम मौन हो गए, हमारे पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं रहे। हम शर्मसार है इस विकास के नाम पर, इस विनाश के नाम पर, और प्रकृति का जो विदोहन किया जा रहा है अनावश्यक रूप से, उसके नाम पर। इन्होंने पूरा प्राकृतिक परिवेश बताया, पूरा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बताया कि कौन कौन सा क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में कौन कौन रहते हैं। वह कुकी और नागा आदिवासियों का ज़्यादा मतलब प्राकृतिक प्रदेश पे उनका रहवास है। और ये सदियों पुरानी जंग है जो आज सरेआम देखने को मिल रही है। पहले गुपचुप तरीके से होती थी, कथा कहानियों के माध्यम से होती थी, पुराणों के माध्यम से होती थी। हमेशा आदिवासियों को असुर दानव दैत्य के रूप में ही चरितार्थ किया गया आज तक। और हमारा बुद्धिजीवी या अपने आप को सभ्य और सक्षम कहने वाला समाज उसका अनुकरण करता है और हमें विवश करता है कि आप भी उन्हें मानिए। क्यों? हम क्यों माने? हम ना तो असुर है, न दानव है, दैत्य है, न राक्षस है। हम इस देश के इंडिजीनियस है, हम आदिवासी हैं। और भारत का नाम इंडिया इसीलिए रखा गया है कि इंडिजीनियस लोगों की धरती, आदिवासियों की धरती है। आपकी कथा कहानियों या पुराणों में जो असुर है वो एक राक्षस के रूप में, लेकिन हमारे असुर आदिवासी है, ट्राइबल है, जिन्होंने सबसे पहले लोहे की खोज की, लोहे को गलाया और लोहे से अपने औजार बनाए या हमारे लिए
जो भी आवश्यक वस्तुएं वो बनाई, क्योंकि सबसे पहले जो धातु का आविष्कार हुआ था वो लोहे, और वो किसी काल्पनिक पूरा शक्तियों ने नहीं किया है, वो आदिवासियों ने किया। और मैं तो कहना चाहूँगी संसार के जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वो गीत संगीत हो, चाहे कृषि हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे प्रकृति हो, या जीव जंतुओं की जानकारी हो, या संगीत की जानकारी हो, वो सब कुछ आदिवासियों की देन है। और आज भी आपको उनके चलने में, उनके फिरने में, उनके बोलने में सब कुछ दिखाई देगा। जैसे जयपाल रामदयाल मुंडा जी कहा करते थे, आदिवासी चलता है तो नृत्य करता है, बोलता है तो गाता है। और वो शायद हम लोगों की चमक धमक में आपको लोगों को कुछ ना परछाई देखने को मिल रही होगी। हमारे चौथा वक्ता जितेंद्र वसावा जी, हम ये जो जनजाति साहित्य महोत्सव है, ये हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपना वजूद भी बना पा रहे हैं, और पूरे देश को अपने जो अंदरूनी हालात है, ये देश का जो शरीर है, उस शरीर की जो रगें हैं, उस रगों में जो खून बह रहा है, उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हम बयां कर रहे हैं। क्योंकि इस देश में सबसे पीड़ित वर्ग सिर्फ आदिवासी है। उसकी अवहेलना हर वर्ग, हर शासन प्रशासन व्यवस्थाओं ने की है, और आज भी वो सरेआम हो रही है। वो मणिपुर वाले कांड से हमें देखने को मिली है, या जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में मतलब 60-70 लाख की आबादी के आदिवासी है, गुज्जर है, बकरवाल है, सिद्धी है, सिक्की है, लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन अनावश्यक चीज़ों का जिक्र होता है। जैसे मेरे भाई ने अपनी कविता के माध्यम से हमें वास्तविक परिस्थितियों से रूबरू कराया है। जो कविता का शीर्षक था इनका आग और पानी। आग और पानी, आग और पानी, और ये आग आज हमें सब तरफ से घेर चुकी है। चाहे वो भाषा के नाम से हो, चाहे वो धर्म के नाम से हो, चाहे जाति के नाम से हो, चाहे देश प्रदेश के नाम से हो, चाहे साम दाम दंड भेद धर्म नीति, चाहे काल्पनिक चीजों के नाम से हो। ये आग, आप सोचेंगे आग लगा के आप बच जाएंगे, लपेटे में तो आप भी आएंगे। आदिवासियों ने कभी लाक्षागृह नहीं बनाया है, आदिवासियों ने कभी जंगल नहीं जलाया, लेकिन वो जलाने वाले बनाने वाले आज देश चला रहे हैं। तो अगर आपको बचना होगा तो इन चीज़ों का सही तरीके से सामना करना होगा, और जो गलत चीज़ें हैं उन गलत चीज़ों का भी सुधार करना होगा, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है, और तो सुधार भी इंसान को ही करना होगा। और बात जब जीवन की आ जाती है, तो आदिवासियों का जो जीवन दर्शन है, उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध है, वो सहजीवी संबंध पूरा संसार मान रहा है, तो भारतवर्ष को भी मानना चाहिए। क्योंकि पूरे विश्व में आदिवासी रहते हैं, और उनकी लगभग 50 करोड़ के आसपास आबादी है। इनके 5000 समाज सामुदायिक कबीले हैं, और 7000 इनकी भाषाएं और बोलियां हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, जो आदिवासी साहित्य है या आदिवासी जो भाषा है, वो संसार का सबसे प्राचीन ज्ञान है, सबसे जीवंत ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, तर्क संगत ज्ञान है, और मानवता को जीवो और जीने दे को संदेश देने के साथ ही आगे बढ़ रहा है। इसीलिए प्रकृति, हम पढ़े लिखे होकर महानगरों में बस चुके, लेकिन प्रकृति वहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। प्राकृतिक जो संसाधन है वो खत्म हो चुके हैं। आज हमारी जो आपूर्ति है वो आदिम क्षेत्रों से या आदिवासी क्षेत्रों से हो रही है। पहाड़ खदानों को वहाँ से खोदा जा रहा है, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं हमारी आवश्यकताओं को, हमारी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन अब हमें इनको संरक्षित करना होगा। चाहे हम कितने ही पढ़ लिख जाए, कितने ही वैज्ञानिक बन जाए, कितने ही ताकतवर बन जाए, कितने पैसे वाले बन जाए, हम पहाड़ नहीं बना सकते, हम पेड़ पौधों के जंगल नहीं उगा सकते। हमारे जो आका है वो जंगल के जंगल बेच रहे हैं, खदानें निकलवा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। सोचिए, हजारों लाखों सालों में जंगल बने हैं। मानव का जब से जन्म हुआ, जब से जंगल बने हैं, पहले जंगल बने, पानी बना। जैसे भाई ने वो जो कहानी बनाई, पहले मछली आई, फिर कछुआ आया, फिर केकड़ा आया, जीव जंतु आए पहले प्रकृति के साथ, फिर इंसान का जन्म। क्योंकि इंसान को जीने के लिए उन सब का सहजीवी संबंध बहुत जरूरी था। आज भी बिना केचुए के हम कोई खेती या कोई पेड़ पौधा नहीं लगा सकते।